हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। दिस इज रूपक। अभी अभी हाल ही में असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रिलिमिनरी पार्ट खत्म हो चुका है। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स इस बार जो अपियर हुए हैं, आप सभी अभी रिजल्ट के बारे में वेट कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कितना कट ऑफ रहेगा, क्या मेरा चांस बनता है मेंस के लिए, कब तक रिजल्ट आ जाएंगे। कई सारे सवाल आपके मन में अभी आ रहा होगा। तो देखिए, बेसिकली इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एंड पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो आपका आगे का स्टेप है क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी प्रीलिम्स आप ने अपियर किया है, आप एग्ज़ाम लिखे हैं, आपका जो भी स्कोर आएगा, जो भी कट ऑफ रहेगा, उसके हिसाब से आपका एक अंदाज़ा होगा कि ओके चलो ठीक है, मेरा चांस बनता है मेंस में आंसर लिखने का, मेंस में शायद मैं बैठ सकता हूँ। तो अभी आपका इससे आगे का जर्नी क्या होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल का, पर्टिकुलरली अगर हम मेंस एग्जाम के बारे में बात करें। क्योंकि आप सबको पता है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेंज किया है अपना एग्जाम पैटर्न एंड इस बार का जो पेपर होगा कहीं ना कहीं यूपीएससी पैटर्न का इन्होंने सिलेबस जो है सेट कर रखा है। तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, कई सारे जो फर्स्ट टाइम अपियर होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में, जो यूपीएससी पैटर्न का होगा। क्योंकि इससे पहले जो आप बैठते थे एग्जाम में, तो आपको बेसिकली एक डिफाइंड पैटर्न का क्वेश्चन मिलता था, एक डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलता था, जहां पे आप हो सकता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कवर करके आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेते थे। एंड यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो ऑप्शनल पेपर है, कटौती हुई है। 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, अभी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल का सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें 2 पेपर होंगे। सो आपका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। आपके लिए एक नया सा लैंग्वेज पेपर डाल दिया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इंग्लिश का जो पेपर है, पहले मार्क काउंट होता था, लेकिन अभी यहाँ पे जो मार्क होगा वो क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो मार्क काउंट होगा नहीं। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के लिए भी। प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली चेंजेस थे ही। सो सारे एस्पेक्ट में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। आपको सैटेलाइट कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, अलॉन्ग विथ ऑप्शनल पेपर्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। सो आगे बढ़ते हुए, मेरा नाम है रूपक। मैंने लास्ट ईयर 2018 का जो एपीएससी मेंस था एग्ज़ाम, मैंने मेंस क्लियर किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचने के बाद वहां से मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम जो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी में मैं 4 साल से हूँ इस प्रोफेशन में। मैं डील कर रहा हूँ जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है। सो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, सिविल सर्विस का जो फील्ड है यहाँ पर। आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @SirRupak, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप ट्विटर हैंडल मेरा रूपक मजुमदार, यहाँ पे जाके भी आप मुझे कर सकते हो फॉलो। आगे बढ़ने से पहले एक ग्लिम्स लेते हैं, हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था क्या पैटर्न रहा। तो देखिए, इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर है काफ़ी कैंडिडेट के हिसाब से थोड़ा बहुत जो जीएस पेपर था वो काफ़ी इजी रहा है। एंड जो आपका सीसेट का पेपर था, एप्टीट्यूड का पेपर था, वो कहीं ना कहीं एक इक्वलाइजर का काम किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीएस पेपर बहुत ही अच्छा गया, लेकिन एप्टीट्यूड पेपर में आपका स्कोर जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा कम आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर की मिल चुका है एपीएससी की तरफ से। तो अगर आपका सीसेट में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप निराश नहीं होना है, आप अगले साल के लिए फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न था मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस मिला के करीब 13 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए थे, फैक्ट बेस्ड जो 11 क्वेश्चंस लगभग थे। इंटरनेशनल रिलेशन से आपके 7 क्वेश्चंस थे। आसाम से पर्टिकुलरली हम बात करें तो 7 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट, ज्योग्राफी से आपका 4 क्वेश्चंस एंड आर्ट एंड कल्चर से 7 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए एक रफ स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है। ये था आपका जो पैटर्न था प्रीलिम्स एग्जाम का। यहाँ से हम लोग मेंस के लिए क्या निकाल सकते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले स्लाइड्स में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अभी जो आपका स्कोर है, आप कट ऑफ कई सारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से 105 110 के आसपास होना चाहिए, जो आपका ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क होगा प्रिलिमिनरी का। अगर कहीं आपका 110 115 120 के आसपास स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका स्कोर 105 के आसपास भी होना चाहिए तो आपको चांस ना लेकर आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूपी जो आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन है,
इनके वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा मेंस का सिलेबस। सिलेबस आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, एक रिव्यू मारते हैं सिलेबस में कि क्या है हमारे सिलेबस में। मेंस का जो सिलेबस है यहाँ पे देखिए आपका, मैं इसको ब्रॉडली कहूँगा कि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्वालिफाइंग पेपर है जहाँ पे आपको एक पेपर मिल जाएगा लैंग्वेज के लिए जो क्लास 10 स्टैंडर्ड का होगा, 300 मार्क का ये पेपर होगा। इसमें बस आपको पास करना है, आपको क्वालिफाई करना है। एंड ये सारे आपका लैंग्वेजेस जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है, असमीज, बंगालियन, बोडो, कुछ एक्सेप्शंस है, मैं इन सब में नहीं जा रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन जो है इनको कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, जो रूल इन्होंने सेट किया है वहाँ पर जाके। एक और क्वालिफाइंग पेपर होता है अंग्रेजी का, इंग्लिश का एक पेपर होगा आपको जहाँ पे आपको अगेन क्वालिफाई करना है। तो इनका जो स्कोर होगा ये आपके लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आपका मेन जो कैलकुलेशन आएगा मेरिट लिस्ट के लिए, मेंस का ये पेपर आपको मिल जाएंगे। 8 कुल मिलाकर पेपर है एंड अलॉन्ग विद दैट आपका जो इंटरव्यू का 275 मार्क्स का होगा, ये आपको मेरिट लिस्ट तक पहुँचाएगा। तो देखिए जो पेपर 1 है ऐसे पेपर होता है 250 मार्क्स का। अभी फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेपर के हिसाब से, तो किसी को नहीं पता है कि किस तरह का ऐसे आएंगे या कैसा पैटर्न रहेगा। स्पेक्यूलेशन जो है ये कहता है कि 2 ऐसे रहेंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4-4 का, 2 सेक्शन में रहेगा। सो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे 2 सेक्शन में मिलाकर एंड 1 क्वेश्चन ईच, एक एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। सो कुल मिलाकर 125 मार्क्स का 2 ऐसे होना चाहिए जो यूपीएससी के पैटर्न में होता है। सो ऐसे का एक पेपर होगा। हम बात करेंगे क्या कंटेंट आपको पढ़ने चाहिए, मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि आपको ऐसे के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ऐसे एक गेम चेंजर वाला पेपर होता है। यहाँ पे आप अगर स्कोर कर गए तो आप बस खेल गए। इस जो बाजी होता है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम का, जो आपका कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, पेपर 2 से पेपर 6 तक आपके जनरल स्टडीज़ रहेंगे। टोटल आपका जो 250 मार्क्स का होगा ईच पेपर। यहाँ पे आपको GS 1 से GS 4 तक आपको पढ़ना है। ऑप्शनल के आपके लिए 2 पेपर रहेंगे एक सब्जेक्ट का। आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल का लिस्ट आपको मिल जाएगा असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑप्शनल पेपर को देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए रहेंगे। मेरा स्पेशलाइजेशन मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो रिगार्डिंग दी ऑप्शनल पेपर ऑफ जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आपको बस मुझे टेलीग्राम चैनल के जरिए कांटेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शनल पेपर के लिए तैयारी मिल जाएगी। अब ये तो हो गया ओवरऑल सिलेबस आपका, देख सकते हो आप 250 मार्क्स का पेपर 1 से पेपर 8 तक जो है 250 मार्क्स ईच पेपर में एंड इंटरव्यू का आपका टोटल 275 मार्क्स का होगा। सो ये है कुल मिलाकर आपका सिलेबस। आप जनरल स्टडीज़ में जो आपका कंटेंट है, जो पेपर का जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको अगेन मिल जाएगा सिलेबस पोर्शन में। आप जाके वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको डेफिनेटली ऑलरेडी पता होगा। देखो भाई, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस का सिलेबस है ना वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आपको सोचते नहीं रहना है कि GS 1 में क्या था, इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर था। आपको सोचते नहीं रहना हिस्ट्री था कि क्या था, ज्योग्राफी था। तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या है, कौन से पेपर में मुझे क्या पढ़ना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपको अपना सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से याद होने चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ों पे मैं चाहूँगा यहाँ पे आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो पहले सिर्फ असम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में अपेयर होते थे स्टेट PCS में। यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें आप गए नहीं हो। अब क्योंकि असम पब्लिक सर्विस कमीशन आपके लिए यूपीएससी पैटर्न का एग्जाम लेके आया है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा कहीं ना कहीं उस लेवल पे सेट किया जाए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उतना लेवल पे ना भी पहुँचे तो जो पैटर्न होगा क्वेश्चन सेट करने का वो एटलीस्ट सिमिलर रहे। सो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैं आपके लिए बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डील कर रहा हूँ यूपीएससी एंड स्टेट PCS दोनों जो पैटर्न है उनको लेके मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो जो है कुछ सब्जेक्ट स्टैटिक पार्ट में आपका ज्योग्राफी हो गया या फिर आपका मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ये आप स्टैटिक पार्ट में है। ये आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कौन से इवेंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंस है, टॉपिक है जो आपको सिग्निफिकेंटली देखना चाहिए। इन सब के अलावा जो गेम चेंजर होगा इस बार के एग्जाम के लिए, मैं इनके बारे में बात करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कंप्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए सिलेबस का। जब मैं कह रहा हूँ कंप्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज, इसका मतलब ये है से फॉर एग्जांपल आपका मेडिवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा वीक है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते ऑल टुगेदर। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस पेपर के लिए। आप लिखोगे, आप प्रैक्टिस
टेस्ट लोगे तो उसी के जरिए आपको सिलेबस जो है सबसे पहले तो कम्प्रिहेंसिवली आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप छोड़ दो तो आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो मार्क है वो डिड्यूस हो जाता है, तो वो आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचने से रोक सकता है। पर्टिकुलर आपका फोकस रहना चाहिए एथिक्स वाले पेपर पे, क्योंकि अगेन देखिए ये एक पेपर है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था पहले, अभी सालों हो चुके हैं। पर्टिकुलरली जो यूपीएससी में ऑलरेडी मेंस का आंसर लिख चुके हैं, इनको पता होगा कि एथिक्स का जो पेपर है वो कितना सिग्निफिकेंट होता है। बोलने जाने से ये एक ऐसा पेपर है, हर कोई लिख सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक ऐसा पेपर है, ये भी गेम चेंजर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को डबल डिजिट में भी स्कोर मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा 120 125 के आसपास भी स्कोर मिलते हैं। तो एथिक्स पेपर जो है यहाँ पे जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं ये आप बताऊंगा आपको आगे स्लाइड्स में, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको डिटेल स्टडी चाहिए होता है। किताब के लिए आप लेक्सिकन को डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, तो लेक्सिकन आप फॉलो कर सकते हो। एंड मैं चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो एथिक्स पेपर में, तो आप एक बार इसको थोरोली जो प्रीवियस पास आउट कैंडिडेट है जो यूपीएससी में बैठे हुए, इनका जो एक आंसर राइटिंग स्किल होता है, इनको आप फॉलो कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो। डेफिनेटली आपका जो भी मेंटोर है, आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप गाइड ले रहे हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा काफ़ी हद तक हेल्प। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए ये वो पार्ट है जिसका आपको सॉलिड कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा मेन्स आंसर राइटिंग के लिए, तो इस वाले पोर्शन पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम आप 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर फोकस हमेशा यहाँ पे रहता है एनर्जी सेक्टर। सेकेंड आपका रहता है जो कंप्यूटर, जो आईटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपका डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारे चीज़ों पे आईसीटी रिलेटेड जो काफ़ी सारे चीज़ें रहे हैं न्यूज़ में, तो वो वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। एंड आपका अगेन साइबर सिक्योरिटी, ये 3 पोर्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके लिए आपका जो क्लास 11-12 का जो किताब है, पर्टिकुलरली 12 का जो एनसीईआरटी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, देखिए इस बार का प्रीलिम्स जो एग्जाम था, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड था नहीं, आपका जीएसटी वाला एक क्वेश्चन था, वो आप इकोनॉमी में भी डाल सकते हो। एनीवेज, जो गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल इस बार का जो आत्मनिर्भर भारत है काफ़ी न्यूज़ में है, एंड अगर मैं जितना तक सोच पा रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। तो आप आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है इसको आप देख लो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, एग्रीकल्चर से आपको हर साल 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम जो वेटेज है इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर एंड जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो भी आपका इनिशिएटिव्स होते हैं, इनमें फोकस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में हम बात करें तो, एंड देन इकोनॉमिक सर्वे का जो वॉल्यूम 1 है, क्योंकि वॉल्यूम 2 आपको पता होगा ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डेटा बेस्ड होता है, बट देन वॉल्यूम 1 जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका। यहाँ पे एनालिटिकल जो भी चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, कई सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कंपेरिजन लाया जाता है। तो वॉल्यूम 1 जो एनालिटिकल पार्ट है, वहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ऑफ कोर्स फ्रीडम स्ट्रगल आपको आपका थोरो होना चाहिए। जो भी फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स आए थे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आसाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बात करें तो कई सारे रिवॉल्ट्स हैं, मामोरिया रिवॉल्ट्स एंड ऑल, तो इन सब को आपको फोकस में रख के स्टडी करना है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं आपको बता देता हूँ, पर्टिकुलरली जो कुछ इवेंट्स जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन हो गया, आपका इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था, या जर्मनी का, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन, अभी देखो आसाम में आपने अभी मिजोरम आसाम कन्फ्लिक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा।
तो काफ़ी हॉट न्यूज़ है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसको आप पोस्ट जो इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन है, जो भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, स्टेट्स को एसिमिलेट किया गया था अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, तो इन सब पॉइंट ऑफ इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी करनी है। एंड आसाम सेंट्रिक होना है आपको। जो भी आसाम का बॉर्डर क्लैशेस है नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है यहाँ पर बाकी सारे स्टेट्स के साथ, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को तैयार करना है। एथिक्स पेपर के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए अगेन 250 मार्क्स का एक डेडिकेटेड पेपर होगा GS4। आपको यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। जो स्पेशल एस्पेक्ट होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको जो थिंकर्स है, केस स्टडी रिलेटेड आपको अराउंड 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अराउंड 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच का लगभग क्वेश्चंस आपको यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा आप यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको ज़रूर सॉल्व करें, वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है। ग्रेट थिंकर्स जो भी फिलोसोफर्स थे, इनका लाइफ से इंस्पायर होकर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इनका जो कोट्स है, जो भी कोट्स ये देते हैं, इन कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए करंट कंटेक्स्ट में आप इनको कहाँ पे रिलेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो इस टाइप का जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, जो कश्मीर एरिया में इंसर्जेंसी है, आपने देखा होगा, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एंड जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, या फिर जो भी फोर्सेस है जो काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक थोरोली आपको इसके लिए नोट प्रिपेयर करना चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बुद्धिज़्म से रिलेटेड, स्तूपा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैनिज्म से रिलेटेड केव पेंटिंग्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड आपको नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक एंड जो कार्नेटिक म्यूज़िक होता है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेंटिंग्स, पपेट्री, पर्टिकुलर फोकस आसाम को लेके, क्योंकि आसाम में आप देखिए कोविड-19 का जो जब फैल रहा था तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ पपेट्री का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, पर्टिकुलर फोकस अगेन आपका जो शंकर देवा रिलेटेड जो भी जो भी इनका इवेंट्स था, भक्ति मूवमेंट रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स ये लाए थे, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको भक्तिज़म को जो टॉपिक है इसको प्रिपेयर करना चाहिए। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आपको सेलियंट फीचर्स पता होने चाहिए। सोशल मोबिलिटी, कास्ट कन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ वुमेन इन बिल्डिंग अ मॉडर्न सोसाइटी, इन सारे एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे, जब भी सॉल्व करोगे, तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, 1 एग्जाम्पल 1 मार्क रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रिक है जहाँ पे आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक पेपर में, एंड हर क्वेश्चन के लिए आप अगर एक एग्जांपल देते हो तो आपको 20 मार्क्स बोनस का मिल रहा है फॉर गिविंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। क्योंकि आप जब भी कोई टॉपिक को लिखते हो तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो आप देख रहे हो, जो करंट इवेंट्स हैं, उनके साथ आपको लिंक करके लिखना होता है। तो वहाँ पे आपका क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो दर्शाता है। तो वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में आपको एडिशनल स्कोर मिलने के चांसेस होते हैं। तो GS1 से GS4 में अगर आप 80 क्वेश्चंस को देख लो, एक एक एग्जाम्पल आपको 80 मार्क्स फैच कर सकता है। एंड 80 मार्क्स जो है मेंस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको समझते हो। ऐसे एक अगेन आपका 250 मार्क्स का पेपर रहता है। इसमें कई कैंडिडेट है जो 150 तक स्कोर करते हैं। यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में इसका स्कोरिंग कैसा होगा, किस तरह से मार्क दिया जाएगा, अभी बोल पाना मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप मेंस लिखोगे तो जो यूपीएससी पैटर्न में होता है, यहाँ पे देखिए कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको 80-90 भी मिलता है आउट ऑफ 250। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको 150 तक भी वो स्कोर करते हैं। तो ऐसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है। देखिए ऐसे के लिए जो आपका राइटिंग स्किल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रैक्टिस के जरिए ही डेवलप कर सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो आप, ऐसे रिलेटेड जो भी आपको मार्केट में मिलता है, आपको जस्ट आइडिया मिल जाएगा वहाँ से कि किस तरह से ऐसा लिखना होता है। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप अगर आप पढ़ रहे हो या फिर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपका मेंटोर है, तो आप उनसे मदद ले सकते हो। जो यूपीएससी में पहले बैठे हैं उनसे बात करके आप मदद ले सकते हो। जो भी कंटेम्पररी इश्यूज़ है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है।
फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका क्वेश्चन आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। या फिर आपका कोई भी फेमस जो थिंकर्स है उनका कोट उठा के दे देंगे, इसको आपको इलेबोरेट करना है। आप देखिए 125 मार्क्स का एक सेंटेंस होगा, उसको 125 मार्क्स के लिए इलेबोरेट कर पाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जो कंटेंट नहीं मिलता है। 1000 वर्ड के आसपास आपको लिखना पड़ता है, कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस के जरिए ही हो सकता है। सोशल इशू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या रिलीजन कन्फ्लिक्ट जो होता है इनसे, या कम्युनिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मॉक टेस्ट सीरीज, आप मेंस का अगर मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो तो भैया आप एग्जाम में जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर पेपर कंप्लीट कर पाना लगभग ना के बराबर होता है, इम्पॉसिबल के बराबर होता है, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ताकि आप सही टाइम मैनेजमेंट को सीख जाओ। आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए, एक आंसर लिखने के लिए कितना टाइम मिल रहा है ऑन एन एवरेज, आप कितना टाइम पे कवर कर पा रहे हो, ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। मैं कहता हूँ आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, आप टाइम को समझ पाओगे एंड आपका स्कोरिंग उतना ही बेटर होगा। तो मॉक टेस्ट सीरीज इज द की फॉर क्लियरिंग मेंस। इसके बिना आप मेंस क्लियर नहीं कर सकते हो। आपका क्वालिफाइंग पेपर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप 1 घंटा टाइम लो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सीबीएसई से पढ़ के आए होंगे। अभी आपका जो लैंग्वेज पेपर है इसमें दिक्कत हो सकता है, मे बी अगर आप एसएमएस में लिख रहे हो या बंगाली में लिख रहे हो, बोडो में लिख रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकता है उस पर्टिकुलर पेपर में, क्योंकि ये पेपर आपको स्कोर नहीं देगा, लेकिन इसमें आप पास करना है। आप अगर पास नहीं करते हो, आपका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं आता है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें आप एटलीस्ट दिन में 1 घंटा करके टाइम डिवोट करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है आप तैयारी करो, प्रीवियस क्वेश्चन से आप सॉल्व करके इस पेपर को तैयारी कर सकते हो। सो ये होता है आपका ओवरऑल मेंस का स्ट्रैटेजी, एंड जितना ज़्यादा आप हो सके आप मॉक टेस्ट सीरीज लेते रहो। अशोका आईएएस का मॉक टेस्ट सीरीज जल्दी ही रिलीज होने वाला है, आप कांटेक्ट में रहिए, आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट सीरीज का जो डिटेल लिंक है हमारे चैनल के जरिए। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये आपके लिए क्लियर था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।